हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेटल कार्बोनाइल, लेक्चर नंबर 8, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। डियर फ्रेंड्स, ये जो मेटल कार्बोनाइल है ये कितना इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने कभी OMC नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो शायद आपको आइडिया नहीं होगा कि ये जो मेटल कार्बोनाइल कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने कभी अगर पढ़ा हो OMC तो शायद आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मेटल कार्बोनाइल टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला होता है। इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कितने वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला, मैं बहुत रिलैक्स से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ता कि जिससे आपको कोई डाउट हो आपके दिमाग में, कोई भी आपको ऐसा कोई कन्फ्यूज़न बचे। इससे पहले भी मैंने आइसोलोबल एनालॉजी पढ़ा है, तो उसके एक एक क्वेश्चंस जहाँ से भी थे मैंने ढूंढ के निकाल के आपको बताया ताकि आपको इसके अलावा कुछ भी और परेशान होने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो अब हम मेटल कार्बोनाइल करने जा रहे हैं, यहाँ भी एक भी पोर्शन, एक भी पार्ट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो रिलैक्स रहिए, आराम से बैठ के सीखिए मेटल कार्बोनाइल। देखिए, अगर हम बात करते हैं मेटल कार्बोनाइल की, तो मेटल कार्बोनाइल की खासियत यह है कि भाई मेटल कार्बोनाइल है क्या। तो द कॉम्प्लेक्स in which metal and carbonyl as a ligand present called metal carbonyl। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल प्रेजेंट हो और लिगेंड के तौर पे कार्बोनाइल प्रेजेंट हो। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनाइल बोलते हैं। अब बच्चे लोग, अगर ये मेटल कार्बोनाइल है तो मेटल कार्बोनाइल कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो मेटल कार्बोनाइल जनरली दो तरह के होते हैं। मेटल कार्बोनाइल जनरली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल, MCOs ऐसे लिख सकते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। और दूसरा कौन होगा, हेट्रोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल्स, ये ठीक है। होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल और हेट्रोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल। अगर हम होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल की बात करें तो ऐसे मेटल कार्बोनाइल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल एज ए लिगेंड हो, लिगेंड के तौर पे कार्बोनाइल के अलावा और कोई ना हो। जैसे देखिए, जैसे हम देख सकते हैं VCO6, ठीक है, CrCO6, FeCO5, CO4, ठीक है। उसी तरह से CuCO4। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सारा लिखने सिखाऊंगा, डोंट, एकदम रिलैक्स रहिए, ठीक है। मैं आपको सारा एक एक करके बताऊंगा, आपको बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। ये सभी होमोलिप्टिक एग्जाम्पल देखिए, इसमें सिर्फ आपको क्या है, सिर्फ कार्बोनाइल है। जबकि हेट्रोलिप्टिक का एग्जाम्पल देखिए तो आपको VCO5 PR3 देखिए, जैसे कि आपके हो गए CrCO5 NO2। हम और देख सकते हैं FeCO4 PR3 या FeCO3 PR3 ठीक है। जैसे देख सकते हैं CO2 CP, ठीक है, ये हो गए। जिस तरह से हम देख सकते हैं CO3, उसके बाद आपको NR2, तो इस तरह के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई होमोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल में क्या था, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल थे। जबकि हेट्रोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल में क्या थे, कार्बोनाइल के साथ साथ अदर लिगेंड भी प्रेजेंट हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया, हेट्रोलिप्टिक मेटल कार्बोनाइल। चलिए नोट कीजिए, मैं इसको रब कर दूँ पहले। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम सीखेंगे मेटल कार्बोनाइल को लिखना, बनाना मेटल कार्बोनाइल को सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर कोई भी टीचर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपको रूल्स सिखा देते हैं, मेटल कार्बोनाइल के बारे में आपको बताते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना सिखा देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी आपको निकालना सिखा देंगे। लेकिन मैं आपको वहाँ नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि मेटल कार्बोनाइल को लिखा कैसे जाए। अगर कोई मेटल कार्बोनाइल आपको रॉन्ग दे रखा है आपके सामने, तो आप उसको एक झटके में पकड़ सकिए कि नहीं भाई ये मेटल कार्बोनाइल जो है ये रॉन्ग लिखा है,
ठीक है, आपको इस बात को समझाना मेरा टारगेट है कि मैं आपको मेटल कार्बोनाइल ही लिखने सिखा दूं। उसकी प्रॉपर्टीज तो आप खुद ही सीखोगे, लेकिन पहले मैं उसको निकालना सिखा दूं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है और कॉपर है। ठीक है, जिंक भी है। ठीक है, जिंक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ले सकते हैं, जिंक को भी ले सकते हैं। इसके पीछे और भी है, लेकिन हमें वेनेडियम से लेना है। अच्छा, जरा गौर से देखिए, वेनेडियम क्या होता है? स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम, मतलब S2D3। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? गौर से देखो, तो 3 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको पता है ये सभी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहते हैं। जितने मेटल होते हैं डी ब्लॉक के, वो सभी क्या चाहते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना। तो जरा गौर से देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? 5 है, तो VCO6 कर दीजिए। देखिए 6 दूनी 12 है ना, कार्बोनाइल से क्या हो गया? 6 दूनी 12 और 12 5 17। अब बोलोगे सर एक काम करना, सर VCO7 दे दो। मेरी नहीं दे सकते ना, इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर एक छोटे से मेटल के ऊपर नहीं डाल सकते। मेरी बात समझो। आप मान लो कि आपका एक अपना साइज़ है, आप अपना एक आपकी बॉडी का एक साइज़ है। अगर मैं आपके गोद में 4-5 बच्चे दे दूं तो मुश्किल होने लगेगी ना भाई। जितने ज़्यादा बच्चों को आप गोद में उठा लो तो उनको संभालना भी तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेटल के लिए 6 कार्बोनाइल को ही संभालना बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा कार्बोनाइल को ये नहीं संभाल सकता। ठीक है, जरा गौर से देखिए, वेनेडियम में क्या हो गए? S2D3 5 और कार्बोनाइल क्या हो गया? 6 × 2 12। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। इससे ज़्यादा भी फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की पहले कोशिश करें। ठीक है, चार्ज दे देंगे अभी हम, डोंट वरी। अभी इसमें चार्ज देंगे माइनस, तो ये 17 के बदले 18 हो जाएगा। रिलैक्स रहिए। चलिए क्रोमियम पे आइए। क्रोमियम क्या हो गया भाई? S2D4 है, तो 4 2 6 है। इसका मतलब इसको आराम से CrCO6 आप बना सकते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 12 6 18। इसमें आपको बिल्कुल 6 + 12 = 18 इलेक्ट्रॉन। ये फिक्स है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़िए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर घटाना होगा। ठीक है, चलिए मैग्नीज पे आइए। हम बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज क्या होता है भाई? S2D5 होता है। अगर S2D5 है तो भाई 5 to 7 हो गए। तो 5 to 7 हो गए, तो यहाँ पर कितने दिए जाए? तो यहाँ पर आप दे दीजिए MnCO5। देखिए तो Mn का 7 हो गया, CO5 क्या हो गया आपको? 5 × 2 यानी कि 10। तो 7 + 10 क्या हो गया आपको? 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए, अब बोलो सर MnCO6 नहीं दीजिएगा, हम ले 6 दे देंगे, वो भी दे सकते हैं। अगर आप MnCO6 दे दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा? ये गौर से देखिए, मैग्नीज का 7, 6 × 2 12 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपको? यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए Fe पे आइए। Fe की बात करें तो Fe का क्या होता है भाई? S2D6 होता है। अगर S2D6 हो गए तो ज़रा गौर से देखिए कि S2D6 का मतलब हो गया कि भाई 6 2 8 तो यहीं से हो गया। आपको 18 चाहिए, इसका मतलब FeCO5 कीजिए। देखिए आयरन का S2D6 तो 8 और कार्बोनाइल 2 × 5 तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए ऐसे भी कंप्लीट है, छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। कोबाल्ट पे आ जाइए। कोबाल्ट क्या होता है? S2D7। अगर S2D7 हो गया तो क्या लिखें इसको हम? CO हॉल क्या? देखो 7 2 9 हो चुके हैं। ठीक है, तो 9 + 8 की तैयारी कीजिए, तो हॉल 4 लगाइए। तो CO हॉल 4। गौर से देखिए, कोबाल्ट हो गया 9 और कार्बोनाइल क्या हो गया आपको? 4 × 2। तो 4 × 2 8, 8 + 9 9 8 17 इलेक्ट्रॉन। या एक और लिख सकते हैं CO हॉल 5। ठीक है, तो ये कोबाल्ट के लिए 9 और कार्बोनाइल के लिए क्या हो गया? 2 × 5। तो क्या हो गया आपको? 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए अब यहाँ आ जाइए निकेल पे। निकेल क्या होता है भाई? S2D8 होता है। अगर निकेल S2D8 होगा तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहीं से हो गए। तो NiCO हॉल 4। देखो निकेल 10 और कार्बोनाइल में क्या हो गया? 2 × 4। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट हो गया। चलिए कॉपर पे आ जाइए। कॉपर का मतलब होता है S2D9 या S1D10, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन तो यहीं से आ गए। देखिए S2D9 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। तो CO कितने CO दिए जाए? तो कम से कम तो 4 दिए जाते हैं, ताकि ये टेट्राहेड्रल चाहे स्क्वायर प्लेनर जो भी बनना हो वो बन सके। तो CO हॉल 4। तो कॉपर क्या हो गया? S2D9 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन और CO 4 × 2। तो क्या हो गया आपको? 11 + 8 कितने हो गए?
19 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें एक कार्बोनाइल कम नहीं होगा, मत कीजिए, ठीक है। Cu होल 3 कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ कॉपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ये 19 हो सकता है, लेकिन 3 कोबाल्ट के साथ, ये सही 3 कार्बोनाइल के साथ ये 17 होना स्टेबल नहीं होगा। अच्छा, जिंक पे आ जाइए। जिंक में तो 10 होता है, तो ZnCO होल 4, ठीक है। देखिए S2D10 है, S2D10 है और क्या हो गया, तो ये 12, और कार्बोनाइल क्या हो गया, 4 दूनी 8, तो ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसलिए ये इसका कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये एग्जिस्ट करेगा जब इस पर +2 चार्ज आएगा, तो खैर छोड़िए इस बात को भी। आप फिलहाल ये सीखिए, इसको हटाइए। मैंने क्या बोला, इतना बड़ा गैप ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप ज़रा गौर से देखिए कि क्रोमियम के पास S2D4 था, फटाक से एक कॉम्प्लेक्स बना जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। काट दो इसको फिलहाल के लिए, समझने के लिए। ये देखो S2D6 था, ये देखो 6 2 8, ये भी इवन था, ये भी 18 कंप्लीट कर लिया। ये देखो निकेल S2D8 है, ये भी देखो 8 to 10 है, तो ये भी क्या था, इवन था, इसने ये भी कंप्लीट कर लिया। हमने क्या देखा, ZnCO होल 4 देखा, कहीं ना कहीं वो भी क्या कर रहा था, ZnS2D10 था, 10 2 12, तो वो भी क्या कर रहा था, वो भी कंप्लीट कर रहा था, ठीक है। वो भी आपको ZnCO होल 3 कर देते तो वो भी क्या करता, बिल्कुल 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता। तो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ हुई, तो प्रॉब्लम हुई है जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए S2D3 5 इलेक्ट्रॉन, S2D5 7 इलेक्ट्रॉन, S2D7 9 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए S2D9 11 इलेक्ट्रॉन। यानी प्रॉब्लम इनके साथ हुई है, ठीक है, जिसके पास जो S और D मिलाकर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रॉब्लम उनके साथ हुई है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है भाई, चलिए इसको जरा हम अलग से लिख लेते हैं, मिटा रहे हैं इसको। देखिए प्रॉब्लम कहाँ हुई है, देखिए प्रॉब्लम ये हुई है कि देखिए जैसे कि हमारे पास क्या था, हमने वेनेडियम से स्टार्ट किया था, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर। वेनेडियम से बनाया था VCO होल 6, Cr से बनाया था CrCO होल 6, Mn से बनाया था MnCO होल 5, Fe से बनाया था FeCO होल 5, CO से बनाया था कोबाल्ट से CO होल 4, Ni से बनाया है NiCO होल 4, और Cu से भी क्या बनाया आपको, CO होल 4। देखिए हमने इतने सारे कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, ठीक है। लेकिन जो क्रोमियम क्या था, S2D4 था भैया, इसका इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ। देखो क्रोमियम क्या हो गया, S2D4 6 + 6 × 2 12, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ये देखो आयरन S2D6 निकाल के देखो, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ये देखो निकेल क्या हो गया, S2D8, इसके पास S2D8 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी देखो 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो प्रॉब्लम कहाँ हो गई, तो प्रॉब्लम उनके साथ हो गई जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। देखो S2D3, S2D5, फिर S2D7, S2D9, इन सब में प्रॉब्लम हुई। देखो क्योंकि भाई कार्बोनाइल को डबल करोगे तो वो तो इवन ही रहेगा, इसके साथ प्रॉब्लम है ना, ये ना ऑड नंबर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करें भाई, तो अब हमें चार्ज से बैलेंस करना होगा। सपोज करो VCO होल 6 है, कितने इलेक्ट्रॉन है गौर से देखो तो, स्कैंडियम प्लैटिनम वेनेडियम है तो 3 2 5 तो 5, और प्लस कार्बोनाइल के लिए 6, तो 6 × 2 12 17 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है भाई कि आपको इसको एक इलेक्ट्रॉन देना होगा ताकि ये क्या कर सके, अपना 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके। मतलब VCO होल 6 माइनस, देखिए ये बना एक स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि V के पास आपको कितने 5, CO के पास 12 और +1 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल, ये 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। देखिए वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, अब जाके स्टेबल हुआ। MnCO होल 5 कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, मैग्नीज के पास हो गया आपको देखो S2D5 ने 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस कार्बोनाइल के लिए क्या हो गया 5 × 2 12, 5 × 2 10, तो ये हो गया आपको 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ भी आपको क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा, MnCO होल 5 और ये माइनस, तो क्या हो गया 5 + 10 + 1, तो कितने हो गए आपको यहाँ पर, आपको 5 नहीं 7 + 10 + 1 कितने हो गए, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जाके 18 हुआ वो। ये देखो कोबाल्ट वाला कितना है भाई, कोबाल्ट S2D7 9, और कार्बोनाइल 4 × 2 8, कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। इसको भी आपको एक इलेक्ट्रॉन देना होगा। जब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हो जाएगा, CO
CO हॉल 4 और ये माइनस। कंप्लीट करो यहाँ पर, गौर से देखो क्या हो गया भाई, कोबाल्ट यानी 9, कार्बोनाइल 8 और +1, अब जाके कितना हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये देखो CO हॉल 4, CO हॉल 4 की बात करें तो कॉपर क्या हो गया भाई, S2D9 यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन। कॉपर क्या हो गया आपको, कोबाल्ट क्या हो गया, सॉरी कार्बोनाइल क्या हो गया, तो 4 × 2 8, तो 11 + 8 क्या हो गया, 19 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया कि ये क्या करना होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, देखो, ताकि ये क्या बन सके, 18 बन सके, यानी कि CO हॉल 4 और प्लस, ताकि ये क्या हो गया 9 + 8 माइनस, ठीक है, कॉपर 9 नहीं, कॉपर 11 हो गया, देखिए ना, 11 + 8 और -1, तो यहाँ पर भी क्या हो गया आपको 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बच्चे लोग, कहने का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, समझिए इस बात को कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो VCO हॉल 6 इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये कुछ भी करके दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो किसी और के इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, खींच ले, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो कुछ करवाता हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडाइज करवा दे। तो भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही नहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उसी के इलेक्ट्रॉन खींचने से क्या हो जाएगा, कोई और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, इसको भी ये भी देखिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। ये देखो इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन इसके पास 17, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो छोड़ रहा है तो किसी और को दे रहा है ना, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर कोई रिड्यूस हो जा रहा है। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जो किसी का इलेक्ट्रॉन छुड़वा दे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन छोड़ने को बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने को बोलते हैं रिडक्शन, और किसी के कारण कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया ये देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना, इसके कारण कोई और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये किसी का रिडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये क्या हो गया आपको, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या हो गया ये आपका, तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आई बात समझ में। चलिए इसी में जैसे कि अगर हमने ये बनाया था, ठीक है, ये जैसे हमने बनाया ये वाला MnCO हॉल 5, अब MnCO हॉल 5 के बदले अगर हमने MnCO हॉल 6 बनाया होता तब क्या होता, सोचिए। अगर हमने MnCO हॉल 5 के बदले MnCO हॉल 6 बनाया था तो क्या होता, तो मैग्नीज के पास होते 7, CO के पास होते 6 × 2 12, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं आपको, ये अगर 19 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो अब इसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है, यानी कि MnCO हॉल 6 प्लस, और इस केस में ये क्या होता, तो ये फिर अब रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। देखो इसके पास 19 थे, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो प्लस बनाया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है 18 को कंप्लीट करने के। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ना, यहाँ 19 था, एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, दैट मीन रिड्यूसिंग एजेंट। इसको देखिए, ये CO हॉल 4, CO हॉल 4 सीधे सीधे क्या दिखा था आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अगर हम CO हॉल 5 करते, अब इसमें काउंट करो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप बोलोगे सर इसमें 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो भैया 19 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, ताकि ये क्या हो सके, 18 इलेक्ट्रॉन हो सके CO हॉल 5 पे प्लस होता ना। अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, CO हॉल 5 पे प्लस। इसका मतलब इस बार ये क्या हो गया, इस बार ये 1 सेकेंड क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आई बात समझ में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस हम रिलैक्स होकर समझिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नई चीज़ें। देखिए हमारे पास जो हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा अभी, ठीक है ना, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता वो कम स्टेबल होता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ना होता है या तो लेना होता है। लेकिन जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे वो ज़्यादा स्टेबल है। ये तो बच्चों वाली बात है कि भाई जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, जबकि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि भाई उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, लेना है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके पास FeCO हॉल 5 है और आपके पास जो है MnCO हॉल 5 है, ठीक है। तो भाई मेरे FeCO हॉल 5 की बात करें तो आयरन हो गया आपको S2D6 8 + 5 × 10, तो ये देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में स्टेबल स्ट्रक्चर है। लेकिन MnCO हॉल 5 की बात करें तो Mn हो गया S2D5 यानी 7 + CO × 5 क्या होगा 10, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको अभी इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कैच करना है,
यानी कि क्या किसकी तरह बिहेव करना है ये, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो निश्चित रूप से इसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होगी ही ना, वो ज़्यादा थोड़ी स्टेबल होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़े हम। अब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सपोज कर हमारे पास VCO6 है, ठीक है, उसके बाद MnCO5 है, उसके बाद CO4 है, ठीक है। इन सभी एग्जाम्पल को देखिए, VCO6 को देखिए जरा, तो आपको पता चलेगा VCO6 की बात करें तो स्कैंडिनेवियम वेनेडियम S2D3 मतलब 5 + 6 × 2 12, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। Mn के पास गौर से देखिए, मैंगनीज के पास S2D5 यानी 7 + 5 × 10, देखिए ये भी 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और ये देखिए कोबाल्ट S2D7 यानी 9 और +4 × 2 8, तो ये भी 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। लेकिन बच्चे लोग शांत हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अलग पैटर्न फॉलो करेगा, लेकिन ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए अलग पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है। मेरी बात को समझिए, ये रहा VCO6, ठीक है, जहाँ पर कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 17। आप इसको क्या कीजिए, कोई एल्कली मेटल दीजिए, सोडियम पोटेशियम कुछ भी दे दीजिए, तो ये क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। और जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये VCO6 के बदले अब ये VCO6 माइनस हो जाएगा, जहाँ पर हो जाएगा 5 + 12 और +1 = 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए चांस हाई है, 95-99% केस में यही होता है, यही होगा, क्योंकि ये भी 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना एक ऑप्शन है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर ये 17 है तो इलेक्ट्रॉन लेके 18 इसको जाना ही होगा। इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास एक और ऑप्शन है, इन दोनों के पास क्या है, एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है डाइमराइज हो जाने का। ऑप्शन क्या है, डाइमराइज हो जाने का, यानी कि ऐसे MnCO5 MnCO5, इसके पास भी वही ऑप्शन है, गौर से देखिए, इसके पास भी डाइमराइज होने का ऑप्शन है। CO कोबाल्ट CO4 कोबाल्ट CO4, इन दोनों के पास ये ऑप्शन है कि ये डाइमराइज है। हाँ, ये भी ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन लेने का भी ऑप्शन है अल्कली मेटल के थ्रू। मान लो सोडियम पोटेशियम देंगे तो क्या हो जाएगा, MnCO5 और माइनस इसको भी दे दीजिए सोडियम पोटेशियम, तो CO4 माइनस। इन दोनों के पास ये ऑप्शन है, देखिए इन दोनों के पास ये ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन भी है डाइमराइज होने का, लेकिन इसके पास डाइमराइज होने का ऑप्शन नहीं है। अब भैया ऊपर वाले के पास डाइमराइज होने का ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास 6 लिगेंड ऑलरेडी हैं। अगर वो डाइमराइज हो जाएगा तो एक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। देखो अभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, लेकिन अगर वो जुड़ गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएंगे। देखो अगर मान लो उसका क्या कराते हैं, अगर मान लो उसका हम क्या करवाते हैं, ब्रिजिंग करवा के एक हम उसको डाइमराइज करते हैं, तो इधर भी एक VCO6 आ जाएगा। और पता है प्रॉब्लम क्या होगी कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से था, एक कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो इस बेचारे वेनेडियम के लिए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों भैया, क्योंकि वेनेडियम S2D3 है, उसके पास मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है डी में। भाई डी में इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए लिगेंड को पकड़ने के लिए, हैं भाई। आप अपने दोनों हाथों को यूज़ करते तभी किसी चीज़ को अच्छे तरीके से पकड़ पाते हो। एक हाथ को पैकेट में रखो और फिर एक हाथ से किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो तो क्या उतने ही ग्रिप से साथ पकड़ पाओगे? हाँ बोलोगे नहीं सर इतना आसान नहीं है पकड़ना। तो वही वाली बात है, एक तो वेनेडियम के पास ऑलरेडी 6 लिगेंड हैं, उसके बाद एक और कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ाना ना, मत कीजिए ऐसा काम। जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, अगर ये डायमराइज हो भी जाता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर ये डायमराइज हो भी जाए तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसा कर पाना बहुत टफ नहीं है, और यही रीज़न है कि ये डायमराइज नहीं होता है, जबकि बाकी के जो ग्रुप्स हैं जो 17 इलेक्ट्रॉन वाले वो क्या करते हैं, डायमराइज कर जाते हैं। देखिए 17 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज़ को डायमराइज होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन इसको छोड़ के ये क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई है, और दूसरा बात कि इस वेनेडियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके डी ऑर्बिटल में वो क्या है, बहुत कम है।
ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया, ये डायमेराइज नहीं करेगा, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन लेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं और डायमेराइज भी हो सकते हैं। हाँ, अब 19 इलेक्ट्रॉन वाले के पास तो डायमेराइज करने का ऑप्शन नहीं है। अब मान लो कि CO होल 4, तो भैया ये तो ऑलरेडी परेशान है, ठीक है। ये इसको, ये क्या है, आपको गौर से CO4 की बात की करें अगर हम, तो ये तो 19 इलेक्ट्रॉन है। इसको डायमेराइज करवा क्या हासिल हो जाएगा आपको, सोचो, इसको डायमेराइज करके क्या हो जाएगा, क्या आपको मतलब कोऑर्डिनेशन में बढ़ जाने से क्या ये हो जाएगा, ये इसका 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? नहीं, इसके पास सिंगल ऑप्शन है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे। इसके पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। इसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन CO4 प्लस कर दे, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर 17 इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो ऑप्शन है कि वो डायमेराइज भी कर सकता है, और या तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है किसी से, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर सकता है। जबकि 19 इलेक्ट्रॉन वाले डायमेराइज नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इससे उनके इलेक्ट्रॉन नहीं घट रहे हैं। यहाँ तो फिर भी चलो ठीक था, इसका 17 था, इसका 17 था, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसका 18 हो गया, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन उधार मांग लिया तो इसका 18 हो गया। देखो ना, ये इसके पास पूरा 17, इसके पास भी 17 था, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को मांग लिया तो इसका भी 18 हो गया, इसने इसके इलेक्ट्रॉन को मांग लिया इसका भी 18 हो गया। इसमें क्या करोगे, इसमें तो पता चलेगा 19 के बदले और 20 हो जाएगा और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए पहले नोट कीजिए इस बात को। चलिए बच्चे लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए, ये आपको Cp2CO है, कोबाल्ट। पूछा जा रहा है कि सोडियम से रिएक्ट करेगा या ऑक्सीजन से, किससे रिएक्ट करना चाहेगा ये। तो भाई सिंपल समझिए, ये आपके पास Cp, गौर से देखिए, ये Cp का 5 5 5 5 10 और कोबाल्ट हो गया S2D7, ये 9, तो 10 + 9 तो 19 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये 19 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे लोग, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो मेटल से तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेटल तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब किससे रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन से। सवाल यही पूछ रहा है कि इन दोनों में से किससे रिएक्ट करेगा। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, जो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। चलो CuCO होल 4, CuCO होल 4 की बात करें तो कॉपर हो गया S2D9, S2D9 का मतलब 11, और कार्बोनाइल का मतलब 4 × 8, 4 × 2 8, तो 11 + 9 8 19 इलेक्ट्रॉन, ये भी। तो भाई वंस अगेन ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मेटल के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, O2 के साथ। MnCO होल 5, अब अगर MnCO होल 5 की बात करें तो Mn के पास क्या हो गए, S2D5 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बोनाइल 5 × 2 10, तो 17 हो गए। अब 17 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, सोडियम साथ रिएक्ट करिए HNO3 साथ, तो सोडियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट और HNO3 हो गया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए ये तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। सोचो, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो ये तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा, मतलब सोडियम से रिएक्ट करेगा, HNO3 से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं VCO होल 6। अगर VCO होल 6 की बात करें तो V क्या है, वेनेडियम। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन दोनों में से कोई नहीं है। सवाल ये है कि इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो VCO होल 6 हम बार बार पढ़ चुके हैं। वेनेडियम का S2D3 5, कोबाल्ट, आपको कार्बोनाइल क्या हो गया 6 × 2 12 यानी 17 इलेक्ट्रॉन, तो भाई ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। FeCO होल 5 का मतलब आयरन हो गया S2D6 यानी 8 + 5 × 10 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई ये क्या हो गया, कुछ नहीं, ना तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। Mn2CO होल 10, भैया Mn2CO होल 10 थोड़ी देर पहले MnCO होल 5 था। जब MnCO होल 5 था तो क्या होता था ये, तो MnCO होल 5 का मतलब था, Mn का मतलब S2D5 7 और CO होल 5 मतलब 10, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन डायमेराइज हो जाने से क्या हुआ, एक देखो डायमेराइज हो गया तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, शेयर कर लिया है। तो 72 तो देखो 2 है तो 17 34 होंगे, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरों को शेयर किया है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितना हो गया है, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है भैया। मतलब मैग्नीज जो बॉन्ड बनाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा नहीं, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों केस में बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 दे सकते हैं, लेकिन मैंने उससे मतलब नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। देखो ना, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि MnCO होल 5 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन चूंकि ये डायमेराइज हो रहा है, देखो Mn2CO होल 10 है, डायमेराइज हो गया, इसका मतलब मेटल मेटल में बॉन्ड बन गया ना, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो ये बढ़ के क्या हो गया, 17 से बढ़ के 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ ReCO होल 5। ReCO होल 5 की बात करें तो रेनियम कौन से ग्रुप का, तो मंटेसरी,
मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम। तो मैग्नीज S2D7D5 था ना, मैग्नीज क्या था S2D5, तो रेनियम भी क्या होगा S2D5 ही होगा। देखो ना, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम, तो क्या हो गया S2D5 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बोनाइल क्या हो गया 5×2, तो टोटल कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो भाई अगर ये 17 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, ये 1 सेकेंड क्या देखा हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cp2Ni, Cp का मतलब क्या हो गया साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, तो Cp2 यानी 5, और निकेल क्या हो गया, निकेल हो गया S2D8 यानी कि 10, तो क्या हो गया 5×2 + 10, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई ये तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्या होगा Cp(Ni)(2) पे प्लस, ये देखो तब जाके ये 18 होगा। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने, तो ये क्या हो गया, ये भी एक काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए पहले। देखिए बच्चे लोग, इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें आपको डिसाइड करना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, दैट मीन स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। हम आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें आपको डिसाइड करना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। FeCO(Hal4-), अगर FeCO(Hal4-) की बात करें तो आयरन के पास हो गया S2D6, एकदम इस चीज़ को तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको याद करना होगा ये चीज़ कि भाई कैसे बताया था मैंने, स्कैंडियम S2D1। देखिए पीछे वाले लेक्चर में जाइए ना, ऑर्गेनोमेटली के स्टार्टिंग से एकदम बहुत तोते की तरह मैंने रटवा दिया, एकदम याद करवा दिया है प्यार से कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने टोटल बताया है। आपको देखना चाहिए, ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3 जो भी हो, लेक्चर 1 में ही होगा आई थिंक, कि आप पूरा अच्छे से देखिए, उसमें बिल्कुल मैंने याद करवाया कि S2D1, S2D2, S2D3 किसमें कितना होगा, ऊपर से नीचे तक पूरा ट्रिक के साथ मैंने याद करवाया है। तो प्लीज़ मैं एक ही चीज़ को बार बार नहीं बता सकता है, तो आप उसको जाके लेक्चर में देखिए, लेक्चर 1 या 2 में दिया हुआ है पूरा ऑर्गेनोमेटलिक में, एक बार जाके आप उसको चेक कीजिए पहले। देखिए सबसे पहले हम बात करें FeCO(Hal4-), FeCO का मतलब हो गया S2D6 मतलब 8, CO(Hal4) ये भी 8 और +1, तो कितने हो गए भाई 17 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम ध्यान से देखिए ना, नहीं समझे। आयरन के पास क्या हो गया S2D6 8, कार्बोनाइल के पास क्या हो गया 4×2 8, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो बढ़ा दिया। भाई जो एक्स्ट्रा माइनस इसका मतलब ऐड हो रहा है ना, तो कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। अगर 17 इलेक्ट्रॉन हो गए इसका मतलब क्या ज़रूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत है, 18 होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, दैट मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuCO(Hal4+), कोबाल्ट S2D9 मतलब कि क्या हो गया S2D9 बोले तो 11, और कार्बोनाइल क्या हो गया 4×2 और प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना होगा आपको। तो क्या हो गया देखो, तो 4×2 8 - 1 7, 7 + 11 ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये अपनी जगह ठीक ठाक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गौर से देखिए ना, कॉपर के लिए क्या हो गया S2D9 होता है, तो D9 मतलब 11, कार्बोनाइल के लिए 4×2 और +1 है, इसको हम लोग क्या किया माइनस कर दी, तो क्या हो गया हमारा 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये स्टेबल है अपनी जगह। ठीक है, इसको कुछ छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। NiCO(Hal5+), निकेल में क्या होता है S2D8 होता है, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बोनाइल 5×2 ये भी 10 हो गए, और ऊपर से प्लस है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना होगा आपको, तो ये 19 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब कि ये क्या हो गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन अभी और छोड़ेगा, ये 19 है ना, 18 के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ना होगा, दैट मीन ये क्या हो गया भाई मेरे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आई बात समझ में। चलिए इस पे आ जाइए। MnCO(Hal4-) की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें एक नई बात निकल के आएगी। आप इसका कभी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक करो, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपको DsP2। गौर से देखो, यानी स्क्वायर प्लेनर। जरा इसके इलेक्ट्रॉन निकालो कितने हो रहे हैं, तो Mn के पास हो गए कितने, आपको Mn के पास हो गया S2D5 यानी 7, कार्बोनाइल के लिए 2×4 और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो जोड़िए कितने हो गए 4×2 8 + 1 9, 9 + 7 कितने हो गए आपको, ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपको पता है अगर कोई कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर हो तो वो 16 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे स्क्वायर प्लेनर निकाल रहे हैं, निकालिए ना। आप लीजिए जरा गौर से देखिए, यहाँ पर इसको मिटा दूँ मैं, चलो इसको मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ मैग्नीज पे चार्ज कितना है भाई, देखो MnCO(Hal4- है, मतलब मैग्नीज पे माइनस है, तो S2D5 होता है मैग्नीज। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा S2D6 हो जाएगा, और अगर S2D6 हो गए तो भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा। गौर से देखो 1 2 3 4 5 6, और ये रहा S2। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को भी ले आओ, ये देखो, और इसको भी पैक करवा दो। क्यों भाई,
क्योंकि जो लिगेंड आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है आपका कार्बोनाइल। देखो देखो ये 3D, ये 4s और ये 4p। अब आपके पास 4 कार्बोनाइल है, चारों कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन देंगे। देखो यहाँ दिया D, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया। इन्हें 4 कार्बोनाइल ने मिलके क्या किया, इतने जगह पे इलेक्ट्रॉन दिया। देखो DsP2, क्या किया, DsP2। देखिए इन 4 कार्बोनाइल ने मिलकर आपको DsP2 बना दिया आपके लिए। तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर, अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, 16 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल हो जाता है। चलिए बात करें ReCO हॉल 5 की। ReCO हॉल 5 का मतलब है कि रेनियम है। रेनियम कौन सा ग्रुप है, मैग्नीज ग्रुप का, मैग्नीज टेक्नीशियम रेनियम। याद कीजिए मैंने आपको सिखाया था मंटेसरी, तो रेनियम उसी ग्रुप का है। तो मैग्नीज ग्रुप का S2D5 यानी 7 कार्बोनाइल क्या हो गया 2 × 5 यानी कि 10। तो ये फिर से क्या हो गया 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। देखो क्योंकि 17 में तो खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। RuCO हॉल 5 रुदेनियम कौन से ग्रुप का, आयरन ग्रुप का, आयरन रुदेनियम ऑस्मियम। तो फेरस, तो ये हो गया S2D6 यानी 8 और 5 × 2 10, 18 इलेक्ट्रॉन। भाई स्टेबल है, छेड़छाड़ मत करो। PdCO हॉल 4, PD कौन से ग्रुप का है, तो PD निकेल ग्रुप का है। NiCO हॉल 4 निकेल ग्रुप का, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम। याद कीजिए निकाह पढ़ो पंडित, मैंने सिखाया था आपको। तो ये निकेल की तरह पैलेडियम है, तो S2D8 मतलब कि 10 हो गए और ये 4 × 2 8 हो गए। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल, इससे भी किसी छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। AgCO हॉल 4। अब भाई बात करें Ag तो क्या होता है, Ag तो कॉपर ग्रुप का, Cu Ag AU, क्यों आगे आऊँ, तो कॉपर ग्रुप का है। तो कॉपर अगर S2D9 होता है तो Ag भी तो S2D9 होगा। अगर ये S2D9 होता है मतलब 11 और कार्बोनाइल 4 × 2 8 यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर ये 19 इलेक्ट्रॉन हो गया तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, ये गौर से देखिए ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। चलो OSCO हॉल 5+। अगर ऑस्मियम की बात करें, ऑस्मियम कौन से ग्रुप से, आयरन ग्रुप से, आयरन रुदेनियम ऑस्मियम। फेरस सिखाया था मैंने आपको। इसका मतलब S2D6 8 और कार्बोनाइल 5 × 2 10 और +1, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करना होगा आपको। तो ये क्या हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, यदि 17 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब कि ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी, दैट मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। WCO हॉल 5 टंगस्टन है। टंगस्टन क्रोमियम ग्रुप का होता है, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन। तो S2D4 यानी कि 6। देखो कार्बोनाइल 5 × 2 10, ये फिर से क्या हो गया 16। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकता है क्योंकि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ये स्क्वायर प्लेनर तो नहीं हो सकता। तो अगर ये 16 आ रहा है इसका मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अभी, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझे बात को आप। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जैसे कि ऐसा होता है कि भाई मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता और ये 16 आता तो हम एक्सेप्ट कर लेते कि ठीक है भाई स्क्वायर प्लेनर है, 16 आ गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो स्क्वायर प्लेनर तो हो नहीं सकता है, दैट मीन ये क्या हो गया आपका, इसको इलेक्ट्रॉन खींचना ही होगा, लेगा ये इलेक्ट्रॉन, दैट मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। IRCO हॉल 4 इरिडियम कौन से ग्रुप का है, तो कोबाल्ट ग्रुप का, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम। तो कोबाल्ट S2D7 होता है। ठीक है, तो S2D7 का मतलब 9 और CO हॉल 4 यानी 4 × 2 9 + 8 17 इलेक्ट्रॉन। जैसे 17 आया तो हमने क्या बोला कि भैया ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आई थिंक कि पूरी बात समझ में आ गई कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपको सारी बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरी वीडियोज़ को जरूर लाइक कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा काम करने की। ठीक है, तो आपका ऑर्गेनोमेट्रिक में बहुत स्मूथ वे में ख़त्म कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन उठाता हूँ, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। मेरी वीडियोज़ को पूरा देखिए, सब कुछ देखिए। ठीक है, ऑर्गेनिक मैंने करवा रखे हैं उसको देखिए, मैंने बहुत ट्रिकी वे में करवा रखा है, बायो इनऑर्गेनिक करवा रखा है, आपको ये ऑर्गेनोमेट्रिक चल रहा है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन चलेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।